ये है एक वर्ल्ड मैप जहां आप दुनिया के हर एक कंट्री को देख सकते हैं। आज के समय पे पूरे दुनिया में कुल 195 कंट्रीज मौजूद है और अगर आप इन सभी देशों से दूर जाना चाहते हैं तो ओशंस के अलावा शायद ही आपको कहीं और जाने का मौका मिले। बट ये सच नहीं है। आज भी दुनिया के 1% हिस्सा ऐसा है जो अभी तक किसी भी देशों ने क्लेम नहीं किया है और ये 1% एरिया मानवता के नियंत्रण से बाहर एक लॉलेस, अनइनहैबिटेड एंड वाइल्ड जोन है। ये सारे एरिया मून के सतह की तरह ही है और इनमें से कुछ एरिया को आप अभी विजिट कर सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा अनक्लेम्ड लैंड मौजूद है अंटार्कटिका में, जिसे मेरी बर्डलैंड भी कहा जाता है, जो मंगोलिया जितना बड़ा है। ये एरिया बाकी के अंटार्कटिका की तरह ही है। चारों ओर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगा और क्यों कोई ऐसे एरिया को क्लेम करना चाहेगा। ओवर 99% ऑफ अनक्लेम्ड एरिया यहीं पर मौजूद है। ये इतना हार्श एरिया है जिसके आसपास और कोई नहीं रहता और सबसे खास बात तो ये है कि 200 साल पहले तक अंटार्कटिका को कोई जानता तक नहीं था, जो शायद एक और रीजन भी हो सकता है। बट अब जिस रीजन के बारे में आप जानने वाले हैं ये अंटार्कटिका से बहुत दूर है और इसका जियोग्राफी भी अंटार्कटिका से डिफरेंट है। हालांकि ये बहुत छोटा एरिया है जहाँ फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी ग्रो हुआ था अफ्रीका में। ये एरिया अफ्रीका के दोनों देशों के बीच मौजूद है, जिसका नाम है बीर तवील। इसके नॉर्दर्न साइड पे है इजिप्ट, जहाँ की कुल आबादी है 100 मिलियन और इसके साउथ में है सुदान, जहाँ कुल 43 मिलियन लोग रहते हैं। ना इजिप्ट और ना ही सुदान इस एरिया को क्लेम करता है और ना ही कोई दूसरा देश या पर्सन। बीर तवील में एक भी लोग नहीं रहता और ये एरिया यूरोप के लक्समबर्ग जितना बड़ा है। यहाँ लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई सिटी मौजूद है और ना ही कोई डेवलपमेंट। सहारा के बीचों बीच लक्समबर्ग जितना एरिया खाली पड़ा है सिवाय रेत और पत्थर के। कोई गवर्नमेंट रूल ना होने के नाते यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं सिवाय अपना खुद का एक देश बनाए बिना। हालांकि कई लोगों ने ये कोशिश भी किया है। साल 2014 में एक अमेरिकन पर्सन ने इसे अपना एक किंगडम बनाने की कोशिश किया था, जिसका फ्लैग डिजाइन किया था उसकी बेटी ने। उसके कई महीनों बाद 2 रशियन गाय रशियन फ्लैग के साथ इस रीजन को क्लेम किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था किंगडम ऑफ मिडिल अर्थ। और साल 2017 में एक इंडियन ने इस रीजन को क्लेम किया था द किंगडम ऑफ डिक्सित के नाम से। अब पॉइंट ये है कि कोई भी इस रीजन को क्लेम तो कर सकता है, बट रियलिटी में उन दावों को लागू करना काफी डिफिकल्ट है। बिकॉज नंबर 1, ये एक एम्प्टी रीजन है सहारा के बीचों बीच। यहाँ कोई भी रोड मौजूद नहीं है जिससे आप कहीं पर भी जा सकते हैं। नंबर 2, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लिविंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड नंबर 3, किसी भी रीजन को एक देश घोषित करने के लिए एक परमानेंट पॉपुलेशन की जरूरत है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट्स और रोड, जिसके जरिए वो बाकी देशों के साथ कनेक्टेड रह पाए। अब सवाल यह है कि जिस कॉन्टिनेंट में ह्यूमैनिटी ग्रो होना शुरू हुआ था वहीं पे इतना बड़ा एरिया लावारिस क्यों रह गया? तो इसे जानने के लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, अर्ली 19th सेंचुरी में, जब इजिप्ट थियोरिटिकली ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। बट फिर भी वो काफी हद तक ऑटोनोमस थे और इसीलिए वो जो चाहते थे वही करते थे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने सुदान को इन्वेड किया और जीत लिया विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। उसके बाद इजिप्ट ने कई दशकों तक सुदान पर राज किया, पर उसके ठीक बाद सुदान के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और तब तक सुएज कनाल बन के रेडी हो गया था, जिससे ब्रिटिशर्स को एक ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन शॉर्टकट मिल गया था इंडिया और उनके बाकी के कॉलोनी तक पहुंचने के लिए। बट ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट इजिप्ट के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और साल 1982 में ब्रिटिश वर ओरिड, क्योंकि इजिप्ट उनके इन्फ्लुएंस से बाहर हो रहा था और हर कीमत में वो सुएज कनाल को कब्जाने का दृढ़ संकल्प किया था। और उसके बाद जो होना था वही हुआ। ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट को अपना एक संरक्षित राज्य में बदल दिया, बट इससे वो खुद को सालों से चलती आ रही इजिप्ट और सुदान के बीच विद्रोह में इन्वॉल्व भी कर लिया था, क्योंकि आज इजिप्शियन रूल का मतलब ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद सब ये मान रहे थे कि इजिप्ट और सुदान के बीच चल रहा ये विद्रोह जल्दी खत्म हो जाएगा, बट ये 18 साल और लंबा खींच गया, क्योंकि सुदान पर विद्रोही सेनाओं का पूरी तरह कब्जा हो गया था। बट उसके बाद ब्रिटिश और इजिप्शियन आर्मी ने मिलकर मॉडर्न मशीन गन और आर्टिलरी के जरिए इस लड़ाई को जीत लिया और बाद में इजिप्ट प्रभावी रूप से ब्रिटिश संरक्षित राज्यों में बदल गया और सुदान एक कॉन्डोमिनियम में बदल गया, मतलब एक कॉलोनी जिसे बोथ इजिप्ट और ब्रिटिश रूल करता था। मतलब ब्रिटेन इन दोनों देशों को ही कंट्रोल करता था। उसके बाद ब्रिटेन ने सुदान और इजिप्ट के बीच एक बॉर्डर ड्रॉ करने का सोचा, बट एक प्रॉब्लम था, ना तो उनके पास कोई सैटेलाइट थी और ना ही उनको कुछ पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके ठीक 1 साल बाद ब्रिटिशर्स ने सुदान और इजिप्ट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये जिसने किया था वो 1000 माइल दूर लंदन में बैठ के किया था। इससे हुआ ये, इस लाइन के साउथ में जो ट्राइब पॉपुलेशन रहता था वो कल्चरली इजिप्शियन थे और जो इस लाइन के नॉर्थ साइड में रहते थे वो कल्चरली सुदानीज थे। और जब ब्रिटिशर्स को अपनी गलतियों का एहसास हुआ
तब उन्होंने एक जिगजैग लाइन ड्रॉ किया, जिससे ये छोटा सा हिस्सा इजिप्ट के साइड चला गया और ये बड़ा सा एरिया सूडान के पास, जिसे हलाइब ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और सालों तक ये कुछ मायने भी नहीं रखता था, क्योंकि ये दोनों ही ब्रिटेन का पार्ट था। बट ये चेंज होना शुरू हुआ मिड 20th सेंचुरी में, स्पेसिफिकली 1956 में, जब ग्लोबल कॉलोनिज्म खत्म होना शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान को छोड़ के चले गए। अब वो दोनों ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। अब वो दोनों ये चूज कर सकते थे कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्या होनी चाहिए। अब दोनों देशों के पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन ए 1899 लाइन, जिसके मुताबिक हलाइब इजिप्ट और बीर तविल सूडान के पास, एंड ऑप्शन बी 1902 लाइन, जिसके मुताबिक बीर तविल इजिप्ट के पास और हलाइब सूडान के पास। अब लीगल सिचुएशन के मुताबिक दोनों देशों को हलाइब और बीर तविल में से किसी एक को चूज करना था, दोनों को नहीं। अब आप इस मैप को अच्छी तरह से देखिए। हलाइब बीर तविल से 10 गुना बड़ा है और हलाइब में 1000 ऑफ पीपल रहते थे, बट बीर तविल में एक भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हलाइब का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है रेड सी में। दूसरी ओर बीर तविल एक लैंडलॉक कंट्री है एंड एज ए रिजल्ट इजिप्शियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो 1899 के स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे, जबकि सूडान ने ये जोर देकर कहा कि असली सीमा 1902 की टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। दशकों तक सूडान और इजिप्ट दोनों ने हलाइब को एक साथ रूल किया और इसे एक कॉन्डोमिनियम में बदल दिया और 1992 तक इसमें कोई बड़ा इशू नहीं आया था। बट जब हलाइब के आसपास रेड सी में ऑयल रिजर्व खोजा गया, तब दोनों में से कोई भी इसे शेयर करने के मूड में नहीं थे। तब सूडान ने इजिप्ट से पहले ही एक कनाडियन पेट्रोलियम कंपनी के साथ डील कर चुका था, जो इजिप्ट के मुताबिक इलीगल है, और 1899 के बॉर्डर के मुताबिक वो अपने ट्रूप्स भेजे हलाइब को ऑक्युपाई करने के लिए। और इसके रिस्पॉन्स में सूडान ने 1966 में तत्कालीन इजिप्शियन प्रेसिडेंट की असैसिनेट का प्रयास करके इसका प्रतिशोध लिया, जब वो इथियोपिया दौरे पर थे। और उसके बाद इजिप्ट ने सारे सूडानीज पुलिस और ऑफिशियल को हलाइब से बाहर निकाल दिया और साल 2000 में तनाव ऑल टाइम हाई हो गया था। और फिर सूडान ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सारे ऑफिशियल को हलाइब से विथड्रॉ कर लेंगे और तब से ये एरिया इजिप्ट के पास है। हालांकि सूडान आज भी ये कहता है कि ये एरिया उनको ही बिलोंग करता है, जबकि इजिप्ट तब से इस रीजन में मोर देन $60 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2019 में तो वो हलाइब से पाइपलाइन के जरिए ऑयल एंड गैस बेचना भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए सूडान ने कई कानूनी धमकियां भी दी है। और यही कारण है कि क्यों बीर तविल आज भी खाली पड़ा है। अगर इजिप्ट और सूडान में से कोई भी एक इस रीजन को क्लेम करता है, तो उसको हलाइब जैसे इम्पोर्टेंट एरिया को छोड़ना होगा, जो शायद ही कोई चाहेगा। और कोई भी देश इसको क्यों नहीं चाहता, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक टाइनी, अनडेवलप्ड, अनपॉपुलेटेड, लैंडलॉक्ड, एम्प्टी डेजर्ट को कौन चाहेगा।